हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 16 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट, लेखपाल वीडियो और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पैट का जो एग्ज़ाम है तो सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ओम्बड्सपर्सन ऐप विकसित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको जनवरी या फिर फरवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किसने साल 2022 में विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल में भारत साल 2022 में किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 66वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 14 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? तो चिली के इतिहास में अब तक के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट और इनकी उम्र कितनी है? तो 36 साल इनकी उम्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IIT कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने किस नाम से स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूमि नाम से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने भूमि नाम से स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन विकसित की है जो कि सिर्फ 10 दिन में कचरे को खाद में बदल देगी। यह उपकरण कार्बन फिल्टर, एयर पंप, सोलर पैनल जैसी तकनीकी से लैस है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि भूमि नाम से जो स्वचालित कंपोस्टिंग मशीन है इसे किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर की इनक्यूबेटेड कंपनी एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके वैज्ञानिकों ने इस मशीन को विकसित किया है। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है किस नाम की मशीन है? तो भूमि नाम की ये मशीन है जो कि 10 दिनों में कचरे को खाद में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने साल बाद कोई पार्टी कार्यकाल
पूरा करने के बाद सत्ता बरकरार रखने में सफल रही। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 37 साल के बाद। 37 सालों में यह पहली बार है जब कोई पार्टी कार्यकाल पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने में सफल रही। नारायण दत्त तिवारी ने साल 1985 में राज्य में लगातार 2 बार जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 3 दशक में यह पहला मौका होगा जब सूबे में यानी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्य पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी कर रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में 37 सालों में पहली बार ऐसा है, 37 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई पार्टी जो है अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद पुनः से प्रदेश में सत्ता में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कितने सालों में, 37 सालों बाद ऐसा हुआ है। और दोस्तों इससे पहले यानी 37 साल के पहले जो है कौन सी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार आई थी, तो नारायण दत्त तिवारी ने साल 1985 में राज्य में लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ये लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसा भी ये प्रदेश में 3 दशक में पहला मौका है, यानी 30 सालों में ऐसा पहला मौका है। दोस्तों वर्तमान में बात की जाए कि जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है और इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, तो किसको कितनी सीटें मिली हैं ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बना रही है, तो दूसरी बार जो है सरकार बनाई है, तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में 255 सीटें मिली हैं, ध्यान रखना है, बीजेपी 255। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को इसमें जो है 273 सीटें मिली हैं, वहीं जो बीजेपी केवल है इसे अकेले 255 सीटें मिली हैं। वहीं अगर सपा प्लस की बात की जाए तो सपा प्लस यानी एसपी प्लस की बात करी जाए तो यहाँ पे 125 सीटें हैं। और वहीं अगर केवल समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो केवल समाजवादी पार्टी को जो है 111 सीटें मिली हैं। वहीं अगर बात की जाए कि जो कांग्रेस है उसको कितनी सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस को जो है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है 2 सीटें मिली हैं और जो बीएसपी है इससे केवल 1 सीट मिली है। तो ये उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां हैं जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में ये इनका रिजल्ट रहा है। तो खास तौर पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो बीजेपी है ये उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आई है और ऐसा ये 37 सालों बाद हुआ है जब कोई पार्टी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रदेश में दोबारा से सत्ता में आई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन टीका कब से लगाया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च 2022 से। कोरोना से बचाव के प्रयासों में अब 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में 16 मार्च से अभियान चलेगा। विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या करीब 3 लाख है। बच्चों को नया टीका लगाया जाएगा। कार्बीवैक्स खास बच्चों के लिए है। टीके की 2 खुराक बच्चों को लगाई जाएगी। पहला टीका लगने के 28वें दिन दूसरी डोज लगाई जाएगी। तो दोस्तों जो प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चे हैं इनको कोविड का जो वैक्सीन है वो कब से लगाई जाएगी, तो राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश भर में 16 मार्च से ये अभियान शुरू किया जाएगा। यानी 12 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं इनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। दोस्तों प्रदेश में अगर बात की जाए कि 12 से 14 साल के बच्चों की संख्या कितनी है, तो करीब 3 लाख ये संख्या है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द डॉग। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का 75वां संस्करण जिसे बाफ्टा पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे बाफ्टा अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और उसके लिए ही जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से नवाजा गया। यानी ये जो फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, इसके निर्देशक कौन थे, तो जेन कैंपियन इसके निर्देशक हैं, जिन्हें
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिया गया है। ब्रिटिश टेलीविजन में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं और ये 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है और इसे आपको नोट भी करना है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, तो ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग। और ये जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं ये कौन से हैं, तो ये 75वां संस्करण है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो जैन कैंपियन को। दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो बाफ्टा पुरस्कार 2022 है इनमें और कौन कौन सी प्रमुख अवार्ड हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इन पुरस्कारों में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही, तो जोआना स्कैनलॉन, नाम ध्यान रखना है, जोआना स्कैनलॉन ये प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही। इसके अलावा प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, तो विल स्मिथ, ध्यान रखना है, विल स्मिथ जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं प्रमुख भूमिका में। तो ये दो नाम भी आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखने हैं। और जो फिल्म है सर्वश्रेष्ठ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द डॉग, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर चुनी गई है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड राज्य के थापर नगर में शुरू हुआ। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल में इस टर्मिनल को मैथन पावर लिमिटेड के द्वारा सफलतापूर्वक शुरू किया है। मैथन पावर प्रोजेक्ट वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, जिसमें बिजली उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू हो गया था। इस टर्मिनल के स्थापित होने से रेलवे की मासिक कमाई करीब 11 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखना है कि भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो झारखंड राज्य के थापर नगर में ये शुरू हुआ है। अब दोस्तों यहां पर झारखंड की बात है तो झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 6 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब मैप में झारखंड कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में झारखंड। ये जो झारखंड है ये भारत की किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार की सीमा को, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा उड़ीसा और यहाँ पर वेस्ट बंगाल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को झारखंड साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम सरकार। सिक्किम सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है। वाहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड प्रदान करना है। वाहिनी योजना के तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि वाहिनी योजना जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम से ये योजना संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की बात है तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और एक यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और दोस्तों मैप में सिक्किम कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में सिक्किम। ये जो सिक्किम है ये भारत के किस राज्य की सीमा को साझा करता है, तो केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक गया है और ये सिक्किम की सीमा को साझा करता है। और जो सिक्किम है ये किस देश की सीमा को साझा करता है, तो नेपाल की सीमा को ये टच करता है। नेपाल के अलावा एक और देश है जो कि सिक्किम की सीमा को साझा करता है और वो कौन सा है, तो यहाँ पर है भूटान। इसे भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भूटान और नेपाल की सीमा को साझा करता है कौन सा, सिक्किम। और ऊपर की ओर यहाँ पर चीन की सीमा को साझा करता है कौन सा, सिक्किम। तो सिक्किम जो है ये नेपाल, चीन और भूटान की सीमा को टच करता है। और भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को सिक्किम टच करता है, तो वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जीआई टैग वाले
कश्मीर कालीन को किस देश में भेजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। भारत के पहले जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीन को जर्मनी देश के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को राज्य के कालीनकारों के द्वारा हाथों से बुना जाता है। भारत सरकार ने कश्मीरी कालीन को जीआई टैग और क्यूआर कोड की उपाधि दी हुई है। क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य कश्मीरी कालीन उद्योग की चमक और गौरव को पुनर्जीवित करने में मदद करना है। कश्मीरी कालीन को जून 2016 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया था। यानी जो कश्मीरी कालीन है इसे कब जीआई टैग दिया गया था? तो जून 2016 में इसे जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो कश्मीरी कालीन है इसे जर्मनी देश के लिए रवाना किया गया है, यानी जर्मनी में ये जो कालीन है वो भेजी जा रही है। और जो ये कश्मीरी कालीन है ये भारत की पहली जीआई टैग वाली कालीन है। अगला क्वेश्चन है, किसने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका आयोजित की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर से कुल 100 कक्षा 9 के छात्रों का चयन किया गया। यह कार्यक्रम 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक गर्मियों की छुट्टी के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यक्रम है युविका, ये जो कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया? तो ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसको शुरू किया है। और ये जो कार्यक्रम है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत क्या है कि देश भर से कुल 100 कक्षा 9 के छात्रों का इसमें चयन किया गया। और ये जो कार्यक्रम है ये 16 मई 2022 से 28 मई 2022 तक गर्मियों की छुट्टी के दौरान आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसरो की बात है। अगर इसरो की बात की जाए तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें भी आपको इसरो से संबंधित अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका ऑडियो रिवीजन आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे ऑडियो रिवीजन करना है? तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, ऑडियो रिवीजन करके उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको यूपी एग्जाम क्रेजर नाम से चैनल है वो शो होगा, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद से आप जितने भी ऑडियो होंगे उसका रिवीजन जो है आप कर सकेंगे। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5वें स्थान पर। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंचा। वर्तमान में भारत अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वें स्थान पर है। साल 2022 की शुरुआत में भारत 7वें स्थान पर था। बाद में भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 स्थान ऊपर चढ़ गया। अब भारत का कुल बाजार पूंजीकरण $3.21 ट्रिलियन है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि बाजार पूंजीकरण के मामले में जो भारत है ये कौन से नंबर पहुँच गया है? तो ये भारत 5वें नंबर पर पहुँच गया है। वहीं अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है तो अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर हांगकांग।
अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। जेंडर संवाद दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। जेंडर संवाद पहल का उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में DAYNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि हाल ही में जो जेंडर संवाद है इसके तीसरे संस्करण का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये थे 16 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 20 मार्च से ताज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, आगरा में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विराट कोहली, बी है KL राहुल, सी है दिनेश कार्तिक और डी है ऋषभ पंत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।